अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, क्योंकि हम अपने इकोनॉमिक्स के हर एक वर्ड को उसका मतलब समझते हुए चलाएंगे, क्योंकि अगर आपको मतलब नहीं पता तो भाई आप आगे क्वेश्चंस को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, ये किस चीज के बारे में बोलता है। हम सबने पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर्स में देखा कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इतना बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड इतनी कम हो गई। तो भाई कितनी कम हो गई, क्या चेंज आया, हमने ये पढ़ा इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई हमें पता तो होना चाहिए, कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करता है कि डिमांड में कितने का चेंज आया, कितने परसेंटेज का चेंज आया, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने क्या बोला आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बात करता है कि भाई जो हमने पहले लेक्चर्स पढ़े, डिमांड चैप्टर पढ़ा कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड इतनी कम हो गई, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इतनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, ये पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें मेथड्स है पता लगाने की कि भाई कितने का चेंज आया, कितने परसेंटेज का चेंज आया, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिमांड में कितने का चेंज आया। क्योंकि जब हमारे पास एक करेक्ट वैल्यूज नहीं पता होंगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज पता नहीं होगी, तो हम एक करेक्ट एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता चल पाएगा कि भाई हमारी डिमांड कितनी बढ़ रही है या फिर घट रही है, हमें एक एग्जैक्ट अंदाजा हम कभी भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिमांड कर्व बनाया, बिल्कुल बोल्ड तरीके से बनाया कि जब मेरा प्राइस इतना था एट इतने क्वांटिटी लेवल, फिर मेरा क्या हुआ, जब मेरा प्राइस बढ़ा, जब मेरा प्राइस बढ़ गया तो भाई मेरी जो क्वांटिटी है इतने से कम हो गई, पर जब मेरा प्राइस कम हो गया तो मेरी क्वांटिटी इतने से बढ़ गई। ये लॉ ऑफ डिमांड है। भाई कितने से बढ़ गई, कितने का चेंज आया, ये दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या लिखा है हमारा, इलास्टिसिटी मीन्स सेंसिटिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई जो हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा है उसका एक रिस्पॉन्स मिलना कि कितने का चेंज आया हमारे डिमांड में, हमारी क्वांटिटी डिमांड में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन रिस्पॉन्स इन डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स चेंजेस इन डिमांड, कितने का चेंज आया ड्यू टू चेंजेस इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, किसमें चेंज होने की वजह से, ड्यू टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में 5 आ गए, प्राइस भी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द लास्ट वन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इन सब में चेंज होने की वजह से हमारा कितना परसेंटेज का चेंज आया, कितना चेंज आया हमारे डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इन टॉपिक्स में। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से और एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आया। हमने पढ़ा था वहां पे इतने का चेंज आया, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कितने का चेंज आया। अब हमें यहाँ पे एक एब्सोल्यूट वैल्यूज देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में कितनी चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कि कितना प्रोपोर्शन का चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू
प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कि कितने परसेंटेज का चेंज आया हमारी क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. It means it explains how much change in the price and it leads to how much change in the demand, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. अभी हम इसका एक फॉर्मूला देखेंगे बहुत आसान तरीके से. फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से जो चेंज आ रहा है आपका डिमांड में वो कितने का चेंज आ रहा है वो हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम अगर इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो हमें फॉर्मूला गिवन है कि हमें अगर हमें परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे. इसका फॉर्मूला होता है proportionate change in price in quantity demand divided by proportionate change in price. कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से. अब याद रखना आगे जब हम चेंज जब भी आएगा तो हम डेल्टा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा. डेल्टा हम किस चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से. ट्राइंगल का साइन दैट इज कॉल्ड डेल्टा. अगर हम इस फॉर्मूले को आगे और बढ़ाएं तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में इनिशियल डिमांड. अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज चेंज इन डिमांड, इनिशियल डिमांड क्या, सब कुछ. फिर डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. सेम चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में इनिशियल प्राइस. अब आप बोलोगे मैम हम और समझना चाहते तो और समझोगे. चेंज इन डिमांड मतलब कि जो आपका नया डिमांड है और जो पुराना डिमांड है उसके बीच में अंतर, उसके बीच में जितने का डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड. इनिशियल डिमांड हमारी क्यू, फिर चेंज इन प्राइस P1 डिवाइडेड बाय में P और इनिशियल प्राइस दैट इज P. अब हम इस चेंज को शो करेंगे डेल्टा क्यू डेल्टा P, क्योंकि चेंज है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एंड P. अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में Q एंड P डिवाइडेड बाय में डेल्टा P. और अगर हम इसको और सही तरीके से लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा P एंड P एंड Q. अब मैम आप हमें समझा दो कि ये डेल्टा वर्ड क्या है, ये क्यू आप क्यों लिख रहे हो. ये बेटा आपका फॉर्मूला है, आपका सिंपल फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. हमने इसको और ज्यादा इलेबोरेट करा कि भाई क्या प्रोपोर्शनेट, तो डिमांड में चेंज और उसकी इनिशियल डिमांड. मैम कैसे डिमांड, ऑब्वियस सी बात है पहले कुछ डिमांड होगी
फिर दूसरी कुछ डिमांड, प्राइस जब आपका ये है तो आपकी ये डिमांड है, जब आपका प्राइस कम हो गया, जब आपका प्राइस कम हो गया तो आपकी डिमांड क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। कितने का अंतर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज चेंज, और इनिशियल मतलब जो पुरानी डिमांड है। फिर चेंज इन प्राइस, कितने का चेंज आया प्राइस में, अगर ये 10 है और ये 11 है तो 1 रुपए का चेंज आया, एंड दैट इज इनिशियल प्राइस, की आपका पहले वाला प्राइस क्या है। इससे फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलती है। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको क्वेश्चन आए या तो आपको ये फॉर्मूला आएगा या फिर आपका आएगा प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। अब हम इसका एक क्वेश्चन समझते हैं सही से करने के लिए कि हमारा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि भाई ये एक टेबल है कि जब मेरा प्राइस 5 रुपए था तो मैं कितने यूनिट्स का कंजप्शन करती थी, 20 यूनिट्स का। पर जब मेरा प्राइस बढ़ गया तो मैंने अपने यूनिट्स का कंजप्शन कम कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो हम उसका कंजप्शन कम कर देते हैं, दैट इज 12। तो हम कितनी यूनिट का कंजप्शन करने लग गए, 12 यूनिट का। अब अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू मतलब क्या होता था कि चेंज, कि आपका पुरानी यूनिट में से आपको इनिशियल डिमांड को क्या करना है, आपको नई डिमांड में से इनिशियल डिमांड को लेस करना है। 20 में से 12 गए 8, इतने का चेंज है। फिर डेल्टा पी था, डेल्टा पी मतलब कि प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है, 2 रुपए का चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर मैं 7 में से न्यू प्राइस में से इनिशियल प्राइस को मतलब पहले वाले प्राइस को अगर रिड्यूस करती हूं तो आंसर विल बी 2। फिर पुराना प्राइस था हमारा 5 एंड द पुराना डिमांड इज दैट वन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 1। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आई, 1, दैट इज यूनिटरी। 1 को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, यूनिटरी डिमांड। तो हमारे ये क्वेश्चन है सॉल्व करने का, इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। आप इसे निकाल लोगे कि भाई ये जो हमारा है ये हमारा इनिशियल प्राइस है, ये हमारा इनिशियल प्राइस है, ये हमारा ओल्ड प्राइस है दैट, और ये हमारा न्यू प्राइस। और अगर मैं इसको लेस कर दूंगी तो मेरा आ जाएगा चेंज इन डिमांड, जिसको हम डेल्टा से भी सॉल्व डिनोट करते हैं, चेंज इन प्राइस से, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर 20 में से 12 गए तो 8 आएगा, दैट इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दैट इज 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है विद प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड मेथड से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मूला है dp इक्वल क्यू, dp इंटू पी है। जब हमने सॉल्व करा तो हमारा ये निकल के आ गया। अब ओल्फोर्ड मार्शल क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इन अ मार्केट ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द डिमांड इंक्रीजेस मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिश मच और लिटल फॉर अ गिवन राइज इन द प्राइस। कि भाई जब आपका प्राइस राइज हो रहा है तो कितनी डिमांड में चेंज आ रहा है, या फिर आपके प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ये मार्शल ने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोला कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड का रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना डिग्री का चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बोला मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ने। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप ऐसे ही पढ़ोगे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक किसे बोलते हैं। आपको जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। ईपी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, किस वजह से इन्फिनिटी, पर
इसको करने से पहले जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट दिस न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, उस इक्वेशन के बिना आप इनको नहीं पता लग पाएगा कि भाई परफेक्टली इनइलास्टिक ईपी इक्वल्स टू 0 क्यों हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ, तो आपको यहां पे सब पता चलेगा। फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जो आपकी डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, दैट इज ईपी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। मैम ये इंफिनिटी किस रीजन की वजह से हुआ, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। अब एक चीज समझो कि भाई हमें इस चीज को साइड रख देना है, हमें इस चीज को साइड रख देना है, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे। तो इन दोनों का जीरो होना क्या है, इम्पॉसिबल है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो हमें ये जो 5 चीजें हैं कहां पे अप्लाई करके देखनी है, इन दोनों में। अब क्या हो रहा है, हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इंफिनिटी। क्या है, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी कब होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर, जब हमारा जो नीचे वाली टर्म है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, जीरो। मतलब जो हमारा प्राइस है वो जीरो है, मतलब कि भाई आपकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पर आपकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। दैट इज कि प्राइस आपका कांस्टेंट है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है, जो चेंज आ रहा है डिमांड में, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझो चीज क्या बोल रही हूं मैं, कि भाई आपका डेल्टा, आपका इंफिनिटी आ रहा है। इंफिनिटी कब आता है, जब आपका डिनोमिनेटर में जीरो हो, और डिनोमिनेटर में जीरो, दैट इज डेल्टा पी। क्योंकि ये दोनों तो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि आप पर्टिकुलर प्राइस है, पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करोगे ही करोगे। इट्स कार्स भी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती, पर ये जीरो हो सकते, क्या पता जो चेंज आ रहा हो वो जीरो आ रहा हो, है ना, हो सकता है, क्योंकि आपका प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जब हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं तो हम प्राइस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो देखो यहाँ पे, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, इफ देयर इज a change in demand, it is said to be perfectly elastic, may be increase or decrease without change in price। कि भाई जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पर आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में आपका कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। Here the value of EP is infinity, और इंफिनिटी कब होती है, जब आपका डिनोमिनेटर में जीरो हो। ये एक ट्रिक है इन क्वेश्चंस को समझने की, कि भाई आपका इंफिनिटी कब आया, जब आपका डिनोमिनेटर, और क्योंकि P और Q में तो चेंज आ नहीं सकता और वो जीरो नहीं हो सकते, तो आपका डेल्टा पी हमारा जीरो है, कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है दैट इज जीरो। अब देखो, आप इससे पता लग जाएगा कि आपका जब प्राइस जीरो है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस आपका कांस्टेंट है, तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। द डिमांड कर्व इज फेज पैरेलल टू OX एक्सिस। ये OX एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, किसके, पैरेलल टू OX एक्सिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो वो कौन सा डिमांड होगा, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब हमारी डिमांड होती है, जो हमारी चेंज आ रहा है वो क्या है, हमारा जीरो है, हमारे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, पर हमारी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। ये तब होता है कि जब आप लग्जरियस गुड्स को क्या करते हो, कंजप्शन करते हो। अगर उनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आप उनका कंजप्शन कम कर दोगे। अगर उन्होंने प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो भाई उनकी डिमांड तो जीरो पे लाई करने लग जाएगी, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि उस पर्टिकुलर अमाउंट को उन लग्जरियस गुड्स के लिए इतना अमाउंट पे कर पाए, क्योंकि वो पहले ही हाई पे कर रहे होते हैं। अगर आप फिर प्राइस बढ़ा दोगे तो वो अपनी डिमांड को जीरो कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब आपका क्या आ रहा है, जीरो। और जीरो कब आता है, जब आपकी ऊपर वाली टर्म क्या हो, जीरो। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा पी था, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो ये क्वांटिटी डिमांड है ये जीरो होगी, क्योंकि जीरो तो नीचे नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो होता तो आपका आंसर आता इंफिनिटी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर आपका जीरो है, और न्यूमरेटर ही जो मतलब आपकी
क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंज नहीं आ रहा, पर आपका जो प्राइस है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है और घट रहा है, पर आपकी क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज वर्टिकली, दैट इज वर्टिकल। किसकी वर्टिकल है, वो OY के वर्टिकल है। When the price is changed, if there is no change in demand, it is said to be perfectly inelastic, may be increase or decrease, but the demand is constant. Here the value of EP is 0, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 0 एंड इट इज पैरेलल टू OY एक्सिस। ये है वर्टिकल है हमारी किसके, OY एक्सिस के। अब ये तब होता है जब आप नेसेसरी गुड्स का कंजप्शन करते हो, चाहे आप उस प्राइस का प्राइस घटा दो या कम कर दो, जो गुड्स नेसेसरी है आप उनका कंजप्शन करोगे ही करोगे, नॉट मैटर कि प्राइस कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे मैंने बात की थी मेडिसिन, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो उनके लिए दवाई जो मेडिसिन होती है उनकी नेसेसरी होती है, कीमोज जो लेते हैं वो, थेरेपी जो लेते हैं वो नेसेसरी होते हैं। अगर उनका प्राइस हम बढ़ा भी दे तब भी वो क्या कंजप्शन करना उसका छोड़ देंगे, क्या वो कीमो लेना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, वो तब भी कंजप्शन करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी है। ये कब होता है, ये नेसेसरी गुड्स के केसेस पे होता है कि चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे घट जाए, हम पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डिमांड का कंजप्शन करेंगे ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये केस ध्यान से सुनना, ये मेनली हमारे लग्जरी गुड्स पे अप्लाई होता है। ऊपर वाला केस जो था वो भी लग्जरी गुड्स में था, पर यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, ये जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ये भी क्लोज टू लग्जरी गुड्स है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारा डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेरेटिव टू चेंज इन प्राइस। कि भाई प्राइस में स्लाइटली चेंज होने की वजह से, स्लाइटली मतलब या तो प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, उसमें थोड़े से चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये देखा जाता है लग्जरी गुड्स में कि भाई जो लग्जरी गुड्स है अगर आप उनका प्राइस क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो उनकी कंजप्शन में क्या हो जाएगा, ज्यादा का चेंज आएगा और लोग अपने कंजप्शन को बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे। पर अगर उन्हीं गुड्स का आप अगर प्राइस को कम कर दो तो उन्हीं गुड्स का कंजप्शन को बढ़ा देंगे एट अ लार्ज क्वांटिटी। देखो लिखा है यहाँ पे, इफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, it means a little change in the price lead to more changes in demand. Here the ग्रेटर देन वन ऑफ द डिमांड कर्व इन केस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें जो आपका डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, क्योंकि आपका थोड़े से प्राइस आपका इतने से बढ़ा, प्राइस आपका इतने से बढ़ा और आपकी डिमांड इतने से बढ़ गई। दैट मीन्स कि भाई जो आपका डिमांड है वो ज्यादा से बढ़ गई एज कंपेयर टू प्राइस। अगर प्राइस आपका थोड़ा सा कम हो जाए तो आपकी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी। इसलिए जो इसका डिमांड कर्व होता है वो चपटा होता है कि भाई प्राइस में थोड़ी सी चेंज होने की वजह से जो आपकी डिमांड है वो ज्यादा हो गई। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो चपटे को आप इतने से प्राइस में चेंज होने की वजह से इतने से डिमांड में चेंज आ गया। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ये सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे ये बोलता है कि भाई जो आपकी डिमांड है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आ रहा एट कंपैरिजन टू प्राइस, की प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में उतना फर्क नहीं पड़ा कि आपका जो प्राइस है वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है एज कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांड। देखो लिखा है यहाँ पे, इफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, it is said to be relatively inelastic डिमांड। इट मीन्स अ मोर चेंज इन प्राइस ड्यू टू लेस चेंज इन डिमांड, की भाई प्राइस में ज्यादा का चेंज आया पर आपकी डिमांड उतने से नहीं बढ़ी जितने से बढ़नी चाहिए, मतलब आपकी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा का चेंज नहीं आया। हियर द वैल्यू ऑफ एपी इज लेस देन 1, कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, 1 से लेस देन होगी, 0.09 या 0.99 ऐसे होगी। पर ऊपर वाले में रिलेटिवली इलास्टिक में वो मोर देन 1 होगी, कि भाई क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आया एज कंपेयर टू प्राइस।
The demand curve in this case slopes downward from left to right but is steeper than relatively elastic, क्योंकि वहां पे आपका जो डिमांड कर्व था वो बिल्कुल चपटा था, बिल्कुल फ्लैटर था, पर यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व होगा वो अंदर की ओर होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे प्राइस में ज्यादा का चेंज आ रहा है एज रिलेटिवली टू डिमांड, कि भाई यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल है, परफेक्टली बैठता है हमारे नेसेसरी गुड्स में, कि प्राइस को आप कितना भी बढ़ा लो पर आपकी डिमांड में उतने का चेंज नहीं आएगा। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो तो उनका कंजप्शन खत्म ही कर देंगे, पर अब जिनके लिए नेसेसरी है, जो अफोर्डेबल है, वो उसका कंजप्शन कम नहीं करेंगे, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। इसलिए जो इसका डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है। ध्यान रखना, फ्लैटर होता है हमारा किसका, रिलेटिवली इलास्टिक का, और रिलेटिवली इनइलास्टिक का होता है हमारा स्टीपर। अब नेक्स्ट वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ध्यान से देखना, इसका जो डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बोलता है कि भाई जितने से आपका डिमांड में चेंज आ रहा है उतने से आपका प्राइस में चेंज आ रहा है। मतलब कि अगर मेरी जो प्राइस है वो 2 रुपए से बढ़ा तो मेरे डिमांड में भी 2 रुपए का फर्क आया। दैट मीन्स कि दोनों इक्वली क्या कर रहे हैं, बैलेंस। प्राइस बढ़ा 2 रुपए से तो डिमांड भी 2 रुपए से, 2 रुपए से घटा तो वो भी 2 रुपए से, मतलब इक्वली दोनों चल रहे बैलेंस करके। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इट इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक. It means the change in demand and change in price are same. Here the value of EP is 1. Generally comfort goods have unitary elastic demand. Unitary elastic demand curves from left to right but is rectangular hyperbola. कि जितने से आपकी वो बढ़ी और उतने से ही आपकी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए ये यूनिटरी इलास्टिक है। इसका जो डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपके रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, आपको पांचों के डायग्राम पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा फ्लैटर है, कौन सा स्टीपर है, कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा वर्टिकुलर टू ओएक्स है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है। आपको यह क्लियर होना, और ये तभी क्लियर होगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस वजह से हुआ वो किस वजह से हुआ। नेक्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज आ रहा है वो बात करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें भी हमें उसके टाइप्स पढ़ने, 5 टाइप के, इंफिनिटी, 0, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। वहां पे था प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय में प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। अब सेम फॉर्मूला होगा पर यहां पे प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, आपका इनकम, क्योंकि यहाँ पे इनकम में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब आपका इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब आपकी इनकम क्या है, जो आपका चेंज आ रहा है इनकम में वो 0 है। जब आपका इनकम में 0 आया, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, मतलब आपका चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसका जो डायग्राम होगा हमारा वो ऐसा बनेगा। देखो कि भाई जो हमारी इनकम है, क्योंकि यहाँ पे हम डिमांड को शो करेंगे और यहाँ पे हम इनकम को, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 नीचे पे है, 0 नीचे पे है, क्योंकि हमें इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि हम पर्टिकुलर इनकम में पर्टिकुलर क्वांटिटी जरूर डिमांड करेंगे। तो पर इफेक्ट किसमें आएगा, 0 या तो ऊपर वाला हो सकता है या नीचे। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी कब होता है, जब आपका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है, डेल्टा वाई, मतलब आपकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है और आपकी ये इनकम, आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कि भाई आपके न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर मतलब आपकी क्वांटिटी क्या है, आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। ये भी सेम है जब आप कौन से गुड्स का करते हो, जब आप नेसेसरी गुड्स का कंजप्शन करते हो। नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जब आपकी डिमांड होती है EP इज इक्वल्स टू मोर देन 1, और ये कब होता है मोर देन 1,
मोर देन वन आपका आंसर तभी आता है जब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ये चीज आपके ऊपर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहां पे भी अप्लाई होती है। और इसका डिमांड कर्व आपका कैसा बनेगा, फ्लैटर बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम में क्या हो रहा है, उतना चेंज नहीं आ रहा जितना आपके डिमांड में चेंज आ रहा है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भाई आपके प्राइस में क्या हुआ, ज्यादा का चेंज आया पर आपकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आया। दैट इज कॉल्ड नेसेसरी गुड्स। ये क्लोज टू नेसेसरी गुड्स होते हैं, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है। यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड की भाई आपकी ये यूनिटरी इलास्टिक है, जितना आपकी इनकम में चेंज आ रहा है उतने ही आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका डायग्राम बनता है कि क्योंकि इसमें जितना आपकी इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। ये जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये सेम एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वहां पे मैंने एक एक पॉइंट एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना फोकस नहीं करा और आपको, पर यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के साथ भी बताया कि यहाँ पे पर्टिकुलर का डायग्राम क्यों बनेगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या पता वो क्वेश्चन रेज कर दे, हमें इंस्टीट्यूट का नहीं पता, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ लिया है तो आपको इनकम इलास्टिसिटी में इसके क्वेश्चन उठ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे की डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इसमें दो गुड्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमने वहां पे उसका डायग्राम भी देखा था कि उसका डिमांड कर्व कैसा होता है। It shows proportionate change in demand for one commodity and proportionate change in the price of other commodity। कि भाई प्राइस में चेंज होने की वजह से, एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की कमोडिटी में क्या चेंज आ रहा है, that is called cross elasticity of demand। It means it explains how much change in the price of one commodity it leads to how much change in the demand of another commodity। इसका फॉर्मूला सिंपल है, proportionate change in the price of goods X और प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई है। गुड वाई है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है सब्स्टिट्यूट गुड, कि भाई इसके प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे मेन गुड में क्या, उसके डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी इस पे इतना एक्सप्लेन हमें नहीं करा। इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, ऑब्वियसली बात है इसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इनिशियल डिमांड, प्राइस में कितना आ रहा है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका खुद ही बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे डेल्टा पी वाई और यहाँ पे पी ऑफ वाई, क्योंकि ये वाई गुड का प्राइस है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे डेल्टा क्यू एक्स क्यू और ये पी प्राइस वाई का और ये क्यू डेल्टा पी वाई, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपका बन गया।